कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज का जो टॉपिक है वो GS2 पेपर के तहत है ई गवर्नेंस, ई शासन। ई शासन से आप क्या समझते हैं? और सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं स्टूडेंट्स, जो लोग अभी तक बाय नहीं किए हैं कोर्स को, अगर वो बाय करना चाहते हैं तो अभी आपको पुनः 1500 में मात्र 10 दिसंबर तक कोर्स को दिया जा रहा है, तो आप इसे बाय कर लें। और जो गरीब छात्र हैं वो काइंडली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो मजबूर हैं, जो पे नहीं कर सकते हैं, तो उनको न्यूनतम जो भी वो पे कर पाएंगे उसी कॉस्ट में उनको सारा मटेरियल दे दिया जाएगा। क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचे हैं और मैं चाहता हूं कि आप अधिकारी बने, और मैंने इसके लिए हर संभव प्रयास किया। देखिए, मैं कितना भी पढ़ा लूं और आप कितना भी पढ़ लें तो 100% आप कोर्स नहीं कर सकते हैं। यह जनरल कंपटीशन जो भी होता है, चाहे आप अधिकारी के लिए हो चाहे सामान्य कर्मचारी बनने के लिए, लेकिन इतना आप विश्वास रखें कि 90% क्वेश्चन हमने करवा दिया है। और आपको ऐसे भी सारे क्वेश्चन बनाने नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी होता है, इसलिए आप घबराएं नहीं। आपको हमने जितना करवाया है आप उसी को बार बार पढ़ें, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में अब नहीं रहे। और लास्ट में मैं आपको गेस क्वेश्चन भी दे दूंगा, जिससे कि आप आसानी से, क्योंकि हमने अनुभव किया है कि बीपीएससी का एक पैटर्न है, जिस पैटर्न पे ही वह क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो वो मैं 15 दिसंबर से पहले आपको 12-13 तक वो जारी कर दूंगा। फिलहाल आप लोग वीडियो देखे ही होंगे, सारे वीडियो को लगभग जो भी लोग हमारे चैनल पे जुड़े हैं वो लोग देख रहे हैं, तो उतना आपके लिए सफिशिएंट है। आप उतना ही अगर बार बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ने से ज़्यादा अब क्या करें कि लिखने का प्रयास करें, जितना ही टॉपिक आपने किया है। और गेस क्वेश्चन हम बहुत जल्द ऐप में डाल देंगे और आप लोग जो है देखेंगे, और जब आप एग्ज़ाम देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरा अनुभव आपको फ़ायदा किया। और कोई भी व्यक्ति अगर अपने अनुभव से सीखना चाहेगा तो वो बीपीएससी में 4-5 अटेम्प्ट तो बैठ ही जाएगा, यानी तब जाके उसका सिलेक्शन होगा। अगर आप दूसरे छात्रों के अनुभव और एक्सपीरियंस, जैसे हमने 2-2 बार साक्षात्कार दिया, तो क्या कमियां रही, कहाँ पे कहाँ दिक्कत हो रहा है, तो अगर मैं बता देता हूं तो आपके लिए वह रास्ता जो होगा वो सुलभ हो जाएगा और आप आसानी से वहां पे पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ज़्यादा पढ़ने से कहीं अच्छा है कॉन्साइज पढ़ें और बार बार लिखने का प्रयास करें। आप वहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग भी सफल हो जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे जो छात्र होते हैं वो मेंस में फेल हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उसके पीछे यही रीज़न है कि वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं, पढ़ने के क्रम में वो लिखते नहीं हैं, और जिस कारण से चूँकि नॉलेज है, ना ही वो टाइम का मैनेज कर पाते हैं, ना ही वो जिस क्वेश्चन को जितना लिखना है उस आधार पर लिख पाते हैं। तो ये सब कमियां देखने को मिलती है। तो खूब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी असफल हो सकते हैं, और कम पढ़े लिखे, कम पढ़ के जा कर के भी लोग वहाँ पे मेंस में सफल हो सकते हैं। चलिए अब आते हैं ई गवर्नेंस, ई प्रशासन, ई शासन क्या है। जैसा कि नाम है, ई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। ई इसका फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शासन। तो इलेक्ट्रॉनिक शासन में जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का यूज करके जब शासन करेंगे तो वही आपका क्या कहलाएगा, ई शासन। जैसे कुछ दिन पहले हम लोग एम शासन करते थे, मोबाइल के माध्यम से कोई भी काम क्या होता था, मोबाइल मैसेज के थ्रू होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ गया। अब जो है आईटी के माध्यम से, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सारे काम हो रहे हैं। अगर आपको जाति आवासीय भी बनवाना पड़ा होगा तो आप देखे होंगे कि सारे काम आपने ऑनलाइन किया। अगर आपको कुछ भी काम करना होता है सरकार के माध्यम से, जैसे अगर आरटीआई या कुछ भी करना है, तब भी आप ऑनलाइन माध्यम से आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग
कर सकते। इसके बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं, थोड़ा बहुत नकारात्मक बिंदु है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका में क्या लिखेंगे वो देखिए। भूमिका में हम सिंपल शब्दों में लिखेंगे, सरकार जिस ढंग से काम करती है उसे हम क्या कहते हैं, शासन कहते हैं। जब सरकार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से शासन करती है तो उसे हम ई शासन कहते हैं। सिंपल शब्द में, जितना सिंपल आप लिख सकते हैं। भारत में 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की शुरुआत हुई और यहीं से ई शासन की शुरुआत हुई। इसे प्रत्येक राज्यों में लागू करने के लिए स्वान योजना है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क लागू किया गया है। अब इस शासन की क्या विशेषता है, बहुत छोटा टॉपिक है, 10 मिनट में आपका हो जाएगा। इस शासन की क्या विशेषता है, अब देखिए, इससे राज्य स्मार्ट हो जाते हैं। स्मार्ट मतलब क्या समझ रहे हैं आप? स्मार्ट का फुल फॉर्म देखिए, एस फॉर सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट। सबसे जरूरी है पारदर्शिता। जो आप कोई काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज करते हैं तो पारदर्शिता, जैसे अभी देखिए अंत्योदय कार्यक्रम या सर्वोदय कार्यक्रम के तहत जैसे खाद्यान्न आपूर्ति होता है, खाद्यान्न आपूर्ति, या आपके अकाउंट में जो जनधन योजना या सरकार आपको कुछ राशि अगर मुहैया कराई, कुछ सब्सिडी दिया, तो वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि पारदर्शिता बढ़ गई कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, जैसे आपने गैस ही लिया उज्ज्वला योजना के तहत, ठीक है, तो पैसा आपके अकाउंट में गया, ना कि बिचौलिए के अकाउंट में गया। तो यहाँ पे पारदर्शिता हो जाती है कि जो पेमेंट हो रहा है, पहले क्या था कि सरकार अगर कुछ भी गरीबों को बांटने का पैसा तो वो किसी अधिकारी को देती थी, तो अधिकारी लोग जो है ब्लॉक लेवल पे बुला के सबको, गरीब लोगों को देते थे। उसमें क्या हुआ कि जो नहीं गया उसका पैसा भी मार के रख लिए। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर 100 रुपया आता था तो मुश्किल से 20 रुपया भी सही से नहीं मिल पाता था गरीबों को। लेकिन अब क्या है, अगर 100 रुपया आता है तो कम से कम 90 रुपया तक मिल जाता जरूर है। ठीक है, तो ये तभी संभव हुआ जब आपका ई शासन आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आया, कंप्यूटर का यूज हुआ, इंटरनेट का यूज हुआ। ठीक है, सिंपल भी इसीलिए कि मान के चलिए अगर आपको कुछ भी सरकार के खिलाफ या फॉर्म भरना है, अप्लाई करना है, पहले क्या था कि अब अप्लाई करो, फिर डाक से पोस्ट करो, फिर रास्ते में ही कुछ हो गया, दिक्कत हो गया तो फिर पहुंचा नहीं, तो कई बार एग्जाम के एडमिट कार्ड वहाँ से गए, रास्ते में ही रह गए, परीक्षा हो गया, तो ये सब दिक्कतें होती थी। तो अब क्या होता है कि सरकार के माध्यम से अब ये सिंपल सिटी हो गई, आसानी से आप घर बैठे आप जो है फॉर्म अप्लाई कर लेते हो, या जाति बनाना है तो घर बैठे हमने अप्लाई कर दिया, वहाँ भीड़ भाड़ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद मोरल भी है, ये नैतिकता भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। समय बांध दिया जाता है काम करने का। अकाउंटेबल आप उसको देख भी सकते हैं कि कहाँ साइन हुआ, नहीं हुआ, कहाँ फंसा हुआ है। रिस्पॉन्सिव भी है, पारदर्शिता भी है, ट्रांसपेरेंट। तो ये स्मार्ट का यही मीनिंग है, तो इस पे आप डिस्क्राइब कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद है, इससे जनता के साथ शासन की व्यवस्था होती है, जिससे जनता के लिए शासन व्यवस्था हो जाती है। कहने का अर्थ है कि इसमें जनता पार्टिसिपेट करती है। इस शासन में क्या होता है कि जनता पार्टिसिपेट करती है डायरेक्ट रूप से, और यहाँ पे जिस कारण से यह जनता के लिए शासन हो जाता है, यानी लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या सफलता में। इससे जन उन्मुख प्रो पीपल शासन की स्थापना होती है। जैसे कोई योजना आई, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे देश में सूचना फैल गई कि गांव स्तर पे जो है लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी, या गांव स्तर पे जो है किसानों को मदद के लिए ये फंड आया है। अब सभी लोगों को पता है, आज फंड आया, जैसे आयुष्मान भारत योजना आया, अब उसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जानकारी फैल गई, मोबाइल के माध्यम से, चाहे जैसे हो। अब आप देखेंगे कल से ही जो जनता है वो वार्ड कमिश्नर को परेशान करना शुरू, भाई सरकार ने आयुष्मान योजना लाया है, और जब सरकार घोषणा करते उसके वो 6 महीने बाद आता है जमीनी स्तर पे। लेकिन जनता जागरूक इतनी हो जाती है कि वह योजना के बारे में चर्चा करना शुरू कर देती है, सरकार
के जो व्यक्ति हैं, जो अधिकारी हैं, उससे डिमांड रखना शुरू कर देती है, तो इससे लोकतंत्र का जो है कह सकते हैं कि जन उन्मुख बन जाता है। ठीक है, तो नागरिक केंद्रीय बन जाता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, इससे जन उन्मुख प्रो पीपल शासन की स्थापना होती है, जिससे सिटीजन सेंट्रिक नागरिक केंद्रीय शासन स्थापना होती है। इससे जनता और सरकार के बीच दूरी घटती है। जैसे सरकार ने वहां से 500 रुपया दिया तो डायरेक्ट जनता के अकाउंट में 500 रुपया, बीच वाला गया। पहले क्या था, अब वहाँ से डीएम के पास आएगा जिला लेवल पे, फिर वो ब्लॉक लेवल पे, फिर ऐसे करके पहुँचते पहुँचते अब वहाँ से 500 चला तो जनता को 200 रुपया मिलेगा। बीच में खाते पीते जो है सारा रकम ख़त्म, और दूरी बढ़ गई थी, दूरी ज़्यादा थी। अब क्या, डायरेक्ट वहाँ से अकाउंट में गया और जनता के अकाउंट में, सीधे दूरी घट गई। इससे शासन की लागत घट जाती है, शासन भी आसान हो जाता है। इससे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ना संभव हो पाएगा, अर्थात ई डेमोक्रेसी की स्थापना होगी। अब उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। पारदर्शिता और जवाबदेहिता इसका प्रमुख उद्देश्य है। सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। कोई भी योजनाएं आती है तुरंत सूचना के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी मिल जाता है। शासन स्तर पर दक्षता में सुधार होती है। व्यापार एवं उद्योग के साथ साथ इंटरफेस में भी यहाँ पे सुधार मिलता है। तो इस प्रकार से इस शासन के उद्देश्य हैं। उसके बाद इसके लिए स्तंभ क्या है, कौन इसको सक्रिय बनाता है? सबसे पहले तो जनता होनी चाहिए, लोग नहीं रहेंगे तो फिर इस शासन किस पे होगा। फिर इसका जो प्रोटोकॉल है, प्रक्रिया है, वो होना चाहिए। फिर तकनीक, जो भी जिस माध्यम से ई शासन हो, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो भी है वो होना चाहिए। फिर संसाधन होना चाहिए, जैसे अब नेट भी रहेगा तब तो, इंटरनेट रहेगा तब तो, ठीक है। तो ये सब मिल करके ही यह संभव बनाता है, इसीलिए इसके 4 स्तंभ होने निहायत जरूरी है। चुनौतियां क्या हैं भारत जैसे देशों में? तो पहली चुनौतियां हैं आपकी अवसंरचना, बिजली, इंटरनेट आदि बुनियादी सुविधाओं का अभाव। अभी भी भारत में मात्र 50 से 60% लोग ही जो है इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। 40% लोग आज भी इंटरनेट से दूर हैं। तो उनके लिए क्या होगा, ये समस्या है। उसके बाद भारत नेट और सौभाग्य जैसी पहले सरकार उठा रही है, जिसके माध्यम से गांव-गांव तक जो है फाइबर इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने की बात की गई है और हो रही है। तो ये सुधार करने की आवश्यकता है। चुनौतियां हैं तो सुधार भी हो रहा है। लागत, अब देखिए इसके उपाय मांगे ईगो ने। अब हर एक ब्लॉक को चाहिए डोंगल के साथ साथ आपका इंटरनेट कनेक्शन सिस्टम, अपडेटेड लोग जो उसकी जानकारी रखते हों, तो उसमें खर्च तो आएगा ही, तो लागत बढ़ जाएगा। गोपनीयता और सुरक्षा, कई बार क्या होता है कि डाटा लीक हो गया। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति का जो सब्सिडी के लिए अब उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए उसने लिया डाटा, सारा आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है दिया, और आगे चलकर उसकी डाटा लीक हो गई। अब उसको जो है फेक कॉल आ रहे हैं, फ्रॉड कॉल आ रहे हैं, और गरीब लोग का अकाउंट खाली हो रहा है। तो गोपनीयता और सुरक्षा एक समस्या है। उसके बाद डिजिटल डिवाइड, इससे क्या होगा कि जो सामाजिक समानता है उसमें कमी देखने को मिलेगा। क्योंकि एक वर्ग होगा जिसके पास सुख सभी है, इंटरनेट है, मोबाइल है, सब है, तो वो घर बैठे काम करेगा। लेकिन एक दूसरा जो वर्ग होगा, जो गरीब वर्ग, जो सुविधा विहीन है, वो फिर भी जाके लाइन लगाएगा, क्योंकि उसके पास ना ही सिस्टम है, ना इंटरनेट है, ना ही उसके पास जानकारी है इंटरनेट का। तो इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में, जो गरीब अमीर के बीच में है, तो सुविधा लेने में भी यहाँ पे खाई उत्पन्न होगा। ठीक है, तो जो सुविधा लेंगे और जो सुविधा नहीं लेंगे, उनके बीच में क्या होगा कि लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, दोनों का डिफरेंसेस यहाँ पे बढ़ेगा, अंतराल बढ़ेगा। फिर सबसे बड़ी चुनौतियां ई निरक्षरता, लोग जागरूक नहीं है, जानकारी नहीं है उनके पास उतनी, वो अपडेटेड नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, इंटरनेट से, कंप्यूटर से, ई डिवाइस की जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से हम घर बैठे अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं, अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज भी वो लोग बैंक में जा कर के अपना लाइन लगा रहे हैं, या सरकारी कोई भी योजना है तो वहाँ जा कर के आगे पीछे कर रहे हैं अधिकारी का।
और फिर कर्मचारी का, और वहाँ पे जो है वो शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो ई निरक्षरता भी समस्या है। ई फ्रॉड, आपको पता ही होगा, कम पढ़े लिखे लोग को ई फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। अब उनको कॉल आया और बोला कि बैंक से बोल रहे हैं, आप अपना OTP बताएं, तो तुरंत बता दिए। अब उनका बैंक अकाउंट नील, या कोई भी सरकारी योजनाएं आई तो उनको ठगा जा सकता है। तो ये सब समस्याएं हैं। तो आप दोनों स्तर पर लिख करके अच्छे से ई प्रशासन की चुनौतियां, ई प्रशासन के लाभ अगर आप लिख देते हैं तो आपका बेहतर आंसर राइटिंग हो जाएगा। बाकी आप भी सोचें, जहां तक मुझे लगा बहुत लोग ई प्रशासन, जो भी आप लोगों ने डिमांड किया, हमने कोशिश किया है कि वो सारे टॉपिक को हम करवा दें, ठीक है। और चूंकि देखिए स्टूडेंट्स, हम भी जॉब में हैं तो मेरे पास भी कम टाइम मिलता है, लेकिन फिर भी हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको पूरा कोर्स करवा दें, जिससे कि आप कम से कम एक अच्छा अधिकारी बने। चलिए, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।